Assalamu alaikum everyone, welcome back to a new playlist in my channel. In this playlist we are going to discuss about respiratory physiology. हम इसके सारे टॉपिक्स गाइडेंस इंशाल्लाह स्टडी करेंगे फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ द respiratory physiology to the end, and in this video we are starting from the very first topic, that is pulmonary ventilation. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें पता है कि जब हम रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हम इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं और एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल के दोबारा से इन्वायरमेंट में जा रही होती है. सो इट्स बेसिकली इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन एंड एज अ रिज़ल्ट वी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. ये पूरा जो है रिस्पिरेशन का प्रोसेस है. सो हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, इसमें 4 बेसिक स्टेप्स हम फॉलो कर रहे होते हैं. सबसे पहले पल्मनरी वेंटिलेशन हो रही होती है हमारी बॉडी में. पल्मनरी वेंटिलेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो बॉडी है, लंग्स हैं, उसके अंदर एयर का एंटर होना और देन वहाँ से निकल के उस एयर का वापस एटमॉस्फेयर में चले जाना, इसको कहते हैं पल्मनरी वेंटिलेशन. सेकेंडली क्या हो रहा होता है कि हमारा जो एल्विलाई और ब्लड है उसके दरमियान में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं. थर्डली होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब डिफ्यूज़ होते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन जो मिलती है हमें, वो हमारे सारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उन सबको वो ऑक्सीजन मिलती है और हमें जो है इसकी वजह से एटीपीज़ बनते हैं और हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होता है. और नंबर 4 चीज़ जो उसको कंट्रोल कर रही होती है पूरे सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन को, उसकी रेगुलेशन, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है. सो टोटल जो है इस चैप्टर को हम इन 4 बेसिक पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पल्मनरी वेंटिलेशन. ओके, सो पल्मनरी वेंटिलेशन इज़ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर एयर का एंटर होना और देन वापस उसका एटमॉस्फेयर में चले जाना, इसको कहते हैं हम पल्मनरी वेंटिलेशन. अब ये 2 तरह से हो रही होती है. एक तो हमारे पास हमारे जो मसल्स हैं, डायफ्राम के मसल्स हैं, हमारे रिब्स हैं, रिब्स के साथ अटैच मसल्स हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. सेकेंडली हमारी बॉडी के कुछ प्रेशर्स होते हैं, पल्मनरी प्रेशर होते हैं, प्लूरल प्रेशर्स होते हैं, जो कि हमारी सारी पल्मनरी वेंटिलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं. सो इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर मसल्स जो कि हमारी पल्मनरी वेंटिलेशन में काम कर रहे होते हैं. अगर हम देखें, अब रिस्पिरेशन में 2 चीज़ें हो रही होती हैं. एक इंस्पिरेशन हो रही थी जिसमें हम सांस अंदर की तरफ ले रहे होते हैं, एक एक्सपिरेशन होती है जिसमें हम एक्सहेल कर रहे होते हैं. ठीक है, इंस्पिरेशन में हमारे पास 2 तरह के मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं. एक तो वो प्राइमरी मसल्स जो कि मेजर फंक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायफ्राम हो गया या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गए. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये 2 मसल्स काम कर रहे होते हैं. आप ये 2 मसल्स के नाम पक्का याद कर लें. एक तो डायफ्राम है, सेकंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है. लेकिन जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो मेजर मसल काम कर रहा होता है वो होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. हमें इन सब की एनेटमी पता है क्योंकि एनेटमी में हम पढ़ चुके हैं डायफ्राम कहाँ है, इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ हैं. तो अब हम फिजियोलॉजी में उनका फंक्शन सिर्फ डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो डायफ्राम काम कर रहा होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम कर रहा होता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम कर रहा होता है. ये तो अब हो गए हमारे पास मेजर मसल्स. ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सेसरी मसल्स हैं जो कि इस सारे प्रोसीजर को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जिसमें स्केलीन मसल है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है और सेरेटस इंटीरियर मसल है. ठीक है, स्केलीन मसल्स रिब्स के ऊपर अटैच होता है. स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल भी स्टर्नम के साथ अटैच होता है, स्टर्नम को ऊपर हेड के रीजन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, और सेरेटस इंटीरियर भी रिब्स के साथ अटैच्ड होता है. अच्छा, ये तो अब इंस्पिरेशन में हमें ये वाले मसल्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं इन मसल्स के साथ साथ. एक्सपिरेशन में मेजर मसल तो इंटरनल इंटरकोस्टल हो गया, लेकिन कुछ मसल्स इसके साथ हेल्पर्स हैं. वो कौन से हैं? रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है एज ए एक्सेसरी मसल हमारे पास रिस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहा होता है. ओके, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मसल्स की किस तरह मूवमेंट होती है और बोन्स की किस तरह मूवमेंट होती है जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं. फिर जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब कैसा क्या होता है और किस तरह की हमारे पास फिजियोलॉजी देखने को मिलती है, और इसी तरह फिर हम एक्सपायरेशन में भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं. अब हमें पता है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डायफ्राम प्रेजेंट है. ठीक है, दिस इज़ आवर डायफ्राम, और ऊपर हमारे पास ये सारी रिब्स प्रेजेंट हैं जो कि ऊपर आके यहाँ पे स्टर्नम के साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है, ये सारी रिब्स हैं, ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है. जब हम रिलैक्स स्टेज में होते हैं तो ये डायफ्राम नॉर्मली रिलैक्स प्रेजेंट है. ठीक है,
हमारे पास जो बाहर वाले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं वो भी रिलैक्स्ड हैं, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो अंदर प्रेजेंट है वो भी रिलैक्स्ड है। स्टर्नम नॉर्मली अपनी पोजीशन में है, और रिब्स जो हैं वो अपनी स्लैंटिंग पोजीशन जो उनकी होती है उसमें मौजूद हैं, और चेस्ट जो है वो भी अपनी जगह पे नॉर्मली प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद इंस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब हम इनहेल करते हैं तो अब हमारी जितनी भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स हैं, स्टर्नम है, ये सब इस तरह की मूवमेंट करेंगे कि हमारे पास जो थोरेसिक कैविटी में जगह है ना वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जगह इंक्रीज़ होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा एयर जो है उस जगह पे एंटर हो सकेगी, ज़्यादा एयर वहाँ पे एडजस्ट हो सकेगी। तो इंस्पिरेशन में अब आपने इस तरह याद रखना है कि हमने इस तरह की मूवमेंट करानी है हर चीज़ की, ताकि हमारे पास क्या हो सके, अंदर थोरेसिक कैविटी की स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब देखें, डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ पे कॉमन सेंस से इसको आना चाहिए, ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये जगह और छोटी हो जाएगी। इसलिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके डाउनवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। डाउनवर्ड मूव करेगा ना तो जब ये नीचे आएगा तो ऊपर वाली जगह ये थोरेसिक कैविटी की इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये अपवर्ड मूव कर जाएंगे। जब ये अपवर्ड मूव करते हैं ना तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये जो जिसके साथ ये अटैच है स्टर्नम के साथ, स्टर्नम भी बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। तो जब डायफ्राम नीचे आ गया, स्टर्नम ऊपर हो गई थोड़ी सी, ठीक है, और ये मसल्स भी बाहर की तरफ आए तो अंदर जगह और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद क्या होता है कि रिब्स जो हैं वो क्या करती हैं, रिब्स भी आउटवर्ड मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल रिब्स नॉर्मली यूँ प्रेजेंट हैं, तो इंस्पिरेशन के दौरान रिब्स बाहर की तरफ यूँ आ जाती हैं, तो अंदर का थोरेसिक कैविटी की जगह इंक्रीज़ हो जाती है, एज अ रिजल्ट चेस्ट एक्सपैंड हो जाता है, और इंस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे पास पॉसिबल होता है, एयर एंटर हो जाती है लंग्स के अंदर। अच्छा, अब इंस्पिरेशन तो हमारे पास होगी। अब जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब ये कि जब हम एक्सहेल करते हैं, अब दो तरह की एक्सहेलेशन होती है। नॉर्मली हम पैसिव एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं। पैसिव एक्सपायरेशन ये होता है कि इंस्पायर किया आपने, इनहेल किया, उसके बाद नॉर्मली आपने एक्सहेल कर दिया, उसमें कोई आपने स्पेशल एफर्ट्स नहीं पुट की, ये होती है पैसिव एक्सपायरेशन। लेकिन कभी कभी एक्टिव एक्सपायरेशन भी हम करते हैं। वो कब, जब हम फोर्स लगा के हम बाहर की तरफ एक्सहेल करने की कोशिश करते हैं, वो होती है एक्टिव एक्सपायरेशन, ठीक है। अच्छा, पैसिव एक्सपायरेशन में अब क्या हो रहा है कि इंस्पिरेशन में अब हमने जितनी चीज़ें डायफ्राम को डाउनवर्ड मूव कराया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स को अपवर्ड मूव कराया था, स्टर्नम को बाहर मूव कराया था, रिब्स आउट हुई थी, सब कुछ जितनी भी मूवमेंट हमने करवाई थी, पैसिव रिस्पायरेशन में क्या होता है कि उस सारे को हमने नॉर्मल पोजीशन में ले आना है, जैसा कि हमारे पास रिलैक्स वाली स्टेज में था, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट था, अब डायफ्राम को रिलैक्स करा दो। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट थे, इसको रिलैक्स करा दो। स्टर्नम अपवर्ड मूव किया था, उसको नॉर्मल अपनी पोजीशन पे ले आओ। रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूव की थी, उनको नॉर्मल ले आओ। चेस्ट वॉल पहले एक्सपैंड हुई थी, अब वो नॉर्मल अपनी जैसे प्री इंस्पिरेटरी स्टेज पे थी उस पर नॉर्मल आ जाएगी। ये होता है हमारे पास पैसिव एक्सपायरेशन, और नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर यही हो रही होती है। लेकिन अगर हम फोर्स एक्सपायरेशन करें, ठीक है, हम अब कोशिश करें कि हम ज़्यादा एक्सहेल जो है फोर्सफुली करें, तो अब क्या होगा, अब जो है ना जितनी इंस्पिरेशन में हमने मूवमेंट्स की थी अब उससे रिवर्स हो जाएंगी। पहले क्योंकि अब हमने जगह क्या करनी है, थोरेसिक कैविटी की जगह को बहुत स्मॉल कर देना है ताकि एयर वहाँ से सारी बाहर निकल जाए। तो डायफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट था और डाउनवर्ड मूव किया था, अब ये रिलैक्स होके अपवर्ड, रिलैक्स तो नहीं होगा, रिलैक्स में पैसिव एक्सपायरेशन होती है, लेकिन एक्टिव में ये क्या होगा, ये पुश होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किए थे और उन्होंने रिब्स को आउटवर्ड मूव कराया था, अपवर्ड मूव कराया था। यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट डाउनवर्ड करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रिब्स को भी डाउनवर्ड मोशन में, मतलब पहले रिब्स अगर यहाँ पे है ना, नॉर्मली यहाँ पे है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो वो ऊपर आ जाती हैं, पैसिव एक्सपायरेशन करते हैं तो वो दोबारा अपनी जगह पे चली जाती हैं। लेकिन एक्टिव एक्सपायरेशन क्या करती हैं कि वो नॉर्मल से भी नीचे चली जाएंगी, इस लेवल से भी ज़्यादा नीचे चली जाएंगी, ठीक है। स्टर्नम भी अगर नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो भी इंस्पिरेशन के दौरान ऊपर आ जाएगा, और जब एक्टिव एक्सपिरेशन होगी तो उससे भी नीचे चला जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा नीचे, और रेक्टस एब्डोमिनस मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है ना ये पूरा मैकेनिज्म होता है बाय द हेल्प ऑफ मसल्स ड्यूरिंग वेंटिलेशन।